और सब आप कैसे हो। चैप्टर नंबर 2 का अणुसंख्य गुणधर्म में जो 4 प्रकार थे उसमें पहला था आपका वाष्पदाब का अपेक्षक वनमन, सेकंड था आपका क्वथनांक उन्नयन और थर्ड था हिमांक का वनमन। इसमें चौथा जो प्रकार यानी टाइप बनता है वो है आपका इसमें परासरण दाब, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, परासरण दाब क्या है, ये आप जानते हो तो आपको पता है कि भाई हम चने या किशमिश पानी में डाल दें तो क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं। ऐसे ही आम का अचार बनाने से पहले कच्चे आम को काटकर नमक मिलाकर रखा जाता है, जिसमें जो है पानी जो होता है वो निकलकर बाहर आ जाता है। तो क्या होता है परासरण दाब, इसको समझते हैं। ये ग्रीक वर्ड है ऑस्मोस, जिसका मतलब होता है टू पुश यानी धकेलना। इस बात को ऐसे समझेंगे कि आपके पास एक आयताकार बॉक्स है जिसमें आपके बीच में 2 भाग हैं, इसमें झिल्ली लगी है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है यानी शुद्ध विलायक है और दूसरी तरफ क्या है, इसमें विलयन है यानी सॉल्यूशन है। तो इस झिल्ली की विशेषता होती है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, विलयन की ओर चले जाते हैं। तो इसमें विलयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इससे इस तरह से डिफाइन किया गया है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर एसपीएम में से विलायक, विलयन नहीं विलायक के अणुओं का गमन जो होता है वो क्या कहलाता है, ये परासरण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे चने का फूलना, किशमिश का फूलना पानी में डालने पर तो उसके ऊपर जो छोकला होता है यानी बाह्य आवरण होता है वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है और उसमें जो पानी होता है वो उसके अंदर चला जाता है। तो शुद्ध विलायक का विलयन की ओर गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई एसपीएम क्या होती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो 2 तरह की होती है, या तो वो प्राकृतिक हो सकती है या संश्लेषित हो सकती है। तो ऐसी प्राकृतिक या संश्लेषित झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु निकल सकते हैं लेकिन विलय के बड़े अणु गमन नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं जी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कॉपर फेरोसाइनाइड और फिनॉल। फिनॉल खासतौर से जब काम करता है जब जल और कैल्शियम नाइट्रेट होता है। तो इसमें जल जो होता है फिनॉल में विलय होता है और कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है वो कैसा होता है, अविलय होता है। तो इस तरह से ये फिनॉल जो होता है इसमें विलायक का कार्य करता है। आगे जाएंगे तो इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं भाई, परासरण दाब क्या होता है। अभी आपने परासरण जाना तो विलायक के अणु वही बॉक्स है, आयताकार बॉक्स है, इसमें 2 पिस्टन लगे P1 और कौन P2। तो विलायक के अणु इधर जाएंगे विलयन में, तो क्या होगा, पिस्टन P2 ऊपर की ओर उठ जाएगा साम्य स्थापित होने तक। लेकिन P ऊपर उठ जाएगा तो P2 पर ऊपर से क्या लगाया जाएगा, एक दाब लगाया जाएगा जिससे पिस्टन अपनी कहाँ आ जाए, पहली वाली स्थिति पर आ जाए, जिससे परासरण की प्रक्रिया क्या होगी जी, रुक जाएगी। तो उसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक बाह्य दाब यानी परासरण को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से लिखते हैं, पाई बराबर HDG। एच जानते हैं लेंथ होती है, डी डेंसिटी होती है, जी ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो इसकी डेफिनेशन बताया गया कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब इसमें प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आपने एक नाम से रखा आजकल वाटर के लिए RO। तो ये R है और ये O है, तो इसी वर्ड को लिया गया है। R का मतलब होता है रिवर्स, विपरीत, उलटना, और O का मतलब होता है ऑस्मोसिस। इसे हिंदी में पढ़ते हैं प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण। तो होता क्या है, अभी आपने पढ़ा है कि विलायक के जो मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ जा रहे हैं, विलयन की ओर। लेकिन परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया P2 पिस्टन पर, तो जो विलायक के अणु कहाँ पहुंच गए थे, विलयन में, वो कहाँ वापस आ जाएंगे, शुद्ध विलायक की ओर। जो विलायक अणु हैं वो अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए शुद्ध विलायक की ओर गमन कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यानी परासरण की प्रक्रिया के दौरान परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण जो है विपरीत दिशा में होने लगता है, या ऐसे कह दो, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण विपरीत दिशा में होने लगता है, इसी को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अर्थात विलायक के अणु जो विलयन में पहुंच गए थे वो अर्धपारगम झिल्ली से शुद्ध विलायक की ओर लौट आते हैं,
इसी को प्रतिलोम पराशरण कहते हैं। जैसा कि आजकल हमारा जो वाटर का उसका आरओ का पानी है उसमें यही प्रोसेस होती है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल शुद्ध विलायक की ओर क्या करने लगते हैं, गमन करते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल से लवणों को हटाने में किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसमें ध्यान रखना है आपको, सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई जो झिल्ली होती है, खासतौर से प्रतिलोम पराशरण पूछा जाए कौन सी झिल्ली कार्य करती है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई झिल्ली जो है एसपीएम का कार्य करती है, यानी अर्धपारगम झिल्ली का कार्य। आगे इसमें देखेंगे तो आपको इसमें पड़ेगा पराशरण के नियम क्या है जी। तो इसमें आपके दो नियम दिए गए, एक है 1/2 बॉयल नियम। बॉयल नियम जानते हैं, स्थिर ताप पर हो तो पाई समानुपाती क्या होता है, सी। और सी और वॉल्यूम जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पाई समानुपाती 1/v, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 1/2 दाब ताप नियम, इसे लिखते हैं पाई समानुपाती टी, समीकरण 2। दोनों को जोड़कर लिख रहे हैं या दोनों से लिख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से, पाई समानुपाती टी ये वाला और v नीचे है, पाई बराबर एक स्थिरांक दे दिया STV। अब चाहे तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे, इसे पाई v ST, या क्या लिख सकते थे इसको, पाई v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/v होता है, STV होता, और v की जगह पे क्या लिख सकते थे, c। तो ये हो गया पाई CST, पाई CST। और इसके बाद आप इसे लिख सकते हो S को C सांद्रता है तो इसे लिख सकते हो, S की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R, तो पाई CRT, यानी S के स्थिरांक पर क्या देते हैं, R। तो ये आपका पाई VST 1 मोल के लिए, और n मोल के लिए पाई VN आ जाएगा NST। और S की जगह पे n मोल के लिए, n की जगह पे क्या S की जगह पे क्या रखते हैं R, तो पाई भी बराबर क्या हो जाएगा nRT, यानी आदर्श गैस समीकरण की तरह एक समीकरण यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक रिलेशन पढ़ेंगे, क्या बताइए, पराशरण दाब और विलय के अणुभार में क्या संबंध है। तो अभी अभी आपने पढ़ा पाई वी इक्वल क्या होता है, NVRT या NRT। NV क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का क्या अणुभार, तो वैल्यू रख देंगे, तो पाई वी WVRT MV, और पाई इक्वल इसमें आपका न्यूमेरिकल बनता है WVRT MV। MV निकाला चाहे तो MV इक्वल WVRT अपॉन पाई वी। अब ये वैल्यू सभी जानते हैं। इसमें MV विलय का अणुभार होता है, WV क्या होता है विलय की मात्रा, R क्या होता है गैस कांस्टेंट, T क्या होता है परम ताप यानी केल्विन में टेम्परेचर, और पाई जो होता है पराशरण दाब होता है, और V जो होता है विलयन का क्या होता है, आयतन होता है। इसमें अब से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जिनमें से मैंने कुछ खुद स्वयं हल करके बताए यहाँ पर, और बाकी कुछ एक ऐसे हैं जो आपको खुद हल करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में उनके आंसर अवश्य बताएं। मैं आपको बताऊंगा कि भाई आंसर सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर m/10 विलयन का पराशरण दाब क्या होगा। तो सिंपली आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी इसमें कि पाई बराबर इक्वल क्या होता है, CRT। तो आप वैल्यू देख पा रहे हैं, C4 कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, क्या दे रखी है m/10, m का मतलब 1/10, तो क्या हुई 0.1 m। R जो होती है वो 0.08251 ATM लीटर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। R की वैल्यू आपको पेपर में दी जाएगी, उसी बेस पर आपको इसको सॉल्व करना है। टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ते हैं तो 300 केल्विन। वैल्यू रख दो 0.1, 0.0821, 300 कैलकुलेशन करोगे तो 2.463 ATM आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, मैंने उसका क्वेश्चन नहीं लिखा है, नोट्सों में दिया है। कह रहा है कि भाई WB क्या है, 1.26 ग्राम प्रोटीन है, R की वैल्यू वही है 0.0821, T बराबर वही 300 केल्विन, और पाई की वैल्यू दे रखी है 2.57 इंटू 10⁻³ और V आपका 0.2 लीटर। तो इसमें क्या पूछा, विलय का अणुभार पूछा है, WB पूछा है। तो WB कैलकुलेट करेंगे आप इसमें, तो MB कैलकुलेट करेंगे तो WB RT अपॉन पाई V इंटू V, तो 1.26 0.0821 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10⁻³ तो इसका मुझे कमेंट्स में आपको आंसर बताना भाई इसका क्या आंसर होगा। कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रूप से लिखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
0 डिग्री सेल्सियस पर 3% W/V यूरिया का परासर दाब कैलकुलेट कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में बता रखा है भाई, जो आगे संख्या दे रखी होती है वो विलेय का वैल्यू होती है, विलेय की मात्रा है, विलेय का द्रव्यमान होता है, और परसेंट आती है तो इसका मतलब क्या होता है, 100 होता है विलेय का द्रव्यमान। तो अभी अभी फॉर्मूला पड़ा, पाई इक्वल WV/RT/MB इंटू V। तो WV क्या हो गया, 3 ग्राम हो गया, 3 ग्राम। R की वैल्यू है 0.0, 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ध्यान रखना है कि सेल्सियस में हो तभी 273 जोड़ने। तो 0 + 273 क्या हो गई, 273। MB क्या है, आपका यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है, NH2CO NH2। इसका अनुमान निकालोगे आप तो कितना आएगा, 60 आएगा। V जो है परसेंट है आपका, तो 100 ml हो गया, 100 में लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, तो ये आपका 0.1 लीटर। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने पर आप देख पाएंगे कि भाई इसमें आंसर जो आएगा वो आपका 11.21 आएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन और आगे इसमें आपको क्वेश्चन स्वयं हल करना है कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पर 5% शर्करा यानी चीनी के परासर दाब की क्या कीजिए गणना। चीनी का फॉर्मूला पता हो तो आपको क्या होता है, C12H22O11। इसके अणुभार की जरूरत पड़ेगी आपको तो आप कैलकुलेट कर लेना, 342 होता है, 342। तो पाई इक्वल WV/RT/MB इंटू V। आर की वैल्यू ये लगानी 0.0821। आपको खुद सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है इसका। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं कि 0.0821 परासर दाब वाले विलेन की 400 केल्विन पर सांद्रता क्या होगी। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि पाई इक्वल क्या है, CRT। तो आपको क्या करना है, C निकालना है। तो C क्या हो जाएगा इसमें, C इक्वल पाई अपॉन क्या होगा जी, RT हो जाएगा। आप मुझे इसको भी हल करके बताएंगे। धन्यवाद।